चलिए, तो रोज की तरह एक अच्छे कोट से शुरुआत करते हैं। नो वन इज परफेक्ट, दैट्स वाई पेंसिल्स हैव इरेजर। कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और आप लोग अपना हार्ड वर्क करते रहिए। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करते रहिए और आपको सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। आप अपने सपनों को जरूर साकार कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जिसमें हम G7 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे और G20 कंट्रीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, जैसे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 51st G7 समिट 16 टू 17 जून 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ। और ये जो समिट है, दैट समिट वाज टेक प्लेस, जो प्लेस का नाम है कनान्स्किस, अल्बर्टा, कनाडा। तो कनान्स्किस, अल्बर्टा, कनाडा में G7 समिट हुई थी जून 2025 में। तो आप देखेंगे प्रीलिम्स में G7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G7 जो कंट्रीज है लगभग सभी डेवलप्ड नेशंस हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे इंडिया भी G7 में इनवाइट किया जाता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर G7 की समिट में पार्टिसिपेट किए थे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड, तो पार्टिसिपेट किए थे। मेजर आउटकम देखिए, यहाँ पर जो आउटकम की बात की गई, वाइल्ड फायर चार्टर। आप जानते हो एक मेजर ग्लोबल इशू होता जा रहा है कि जंगल में आग लगना, फॉरेस्ट फायर बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है। अभी बहुत सारे न्यूज आपने देखा होगा, न्यूयॉर्क सिटी में भी, आप यूएसए में भी, वहां पर वाइल्ड फायर का आपको न्यूज, अमेजॉन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वाइल्ड फायर आपने देखा होगा। तो इस चीज को कैसे टैकल किया जाए, कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री का कोऑपरेट करें इंटरनेशनल लेवल पे, इस कोऑपरेशन के साथ हमें वाइल्ड फायर को कैसे टैकल करना है, इस पर भी चर्चा की गई। और आप जानते हैं, अभी हमने कल ही आपके सामने इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का डिस्कशन किया था और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपने देखा था कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंगल है तो मंगल है। आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर भी चर्चा की गई कि वाइल्ड फायर को कैसे टैकल किया जाए एंड ऑल। तो पहला आउटकम यहाँ पर ये है। सेकंड देखिए, G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान, ज्योग्राफी आपको याद होगा, हमने जब मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था आपको क्लास में, तो मैंने क्रिटिकल मिनरल के बारे में डिस्कशन किया था। और हर देश, एवरी कंट्री प्रिपेयर इट्स ओन क्रिटिकल मिनरल। अपना हर देश अपना खुद क्रिटिकल मिनरल क्या करता है, एक लिस्ट तैयार करता है। अब जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं आपका सेमी कंडक्टर, कंप्यूटर, पीसी, जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हर जगह पर उनका यूज किया जाता है। तो इंडिया में ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो आप लोगों को नोट्स जाके रिवाइज करना, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। और आप देखेंगे वो सारे क्रिटिकल मिनरल्स में, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स उसमें ऐसे हैं जिसमें इंडिया का 100% डिपेंडेंस है दूसरी कंट्री से। यानी हमें बाहर की कंट्री से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लिथियम, आप जानते हैं ना, आजकल आप आईफोन चलाते होंगे या फोन चलाते होंगे, लिथियम की बैटरी उसमें लगती है। और हमारे इंडिया में लिथियम का रिसोर्स नहीं है, लिथियम का कोई, एक तरह से बोल सकते हैं कि कहीं पाया नहीं जाता। अभी कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले भी आपने न्यूज में क्यों ना सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में लिथियम की माइंस पाए जाने की ऐसी कुछ संभावना दिखी है। तो लिथियम भी एक क्रिटिकल मिनरल है। तो ऐसे इंडिया के टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस भी किया था मिनरल रिसोर्सेज के दौरान जब हम पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, आइए तीसरा देखिए, काउंटर माइग्रेंट स्मगलिंग। तो आप जानते हैं जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री से लोग इधर उधर जाके माइग्रेट हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारा स्मगलिंग एंड ऑल चलता रहता है। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे एक देश दूसरे देश के साथ कोऑपरेट करे, इन सब पर भी डिस्कशन किया गया। तो ये मेजर 3 आउटकम रहे हैं G7 समिट के।
अबाउट G7, तो G7 अब देखिए न्यूज में है तो कुछ इसके बारे में जान लेना जरूरी है। ये एक इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज से पॉपुलर है। 1973 में आप जानते हैं बहुत ही मेजर क्राइसिस हुई थी, ऑयल क्राइसिस। तो इसी ऑयल क्राइसिस के दौरान जब 1973 में इस मेजर ऑयल क्राइसिस के दौरान कुछ देश की एक मीटिंग हुई थी, इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ, देखिए फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी है, यूएस है, ग्रेट ब्रिटेन या यूके एंड जापान। तो आप देखेंगे यहां पर फ्रांस हो गया आपका एक कंट्री, फ्रांस हो गया। आप देखेंगे वेस्ट जर्मनी दूसरा कंट्री, यूएस तीसरा, ग्रेट ब्रिटेन फोर्थ कंट्री एंड जापान फिफ्थ कंट्री। ये लगभग डेवलप्ड नेशन है, मेजर डेवलप्ड नेशन है। तो ये 5 देशों की एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है। इसी इनफॉर्मल मीटिंग के बाद कहानी शुरू होती है। तो आप देखेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट इनवाइटेड लीडर्स ऑफ वेस्ट जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान एंड इटली। तो फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने इन सारे कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया। कहां पर? फ्रांस में इनवाइट किया। द प्लेस इज रैम्बोलेट इन 1975। तो 1975 में इन पांचों देश के लीडर्स को इनवाइट करते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट, और उसी इनविटेशन के बाद आप देखेंगे दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्स इन 1975। तो पहले ये G6 के नाम से जाना जाता था। 1975 में G6 का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आपके 6 कंट्री हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके, जापान एंड इटली। 1976 में कनाडा ज्वाइंड द ग्रुप। 1976 में कनाडा जो है G6 का मेंबर बन जाता है। फिर आप समझ सकते हैं कि 1976 में इसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। देन 1997 में रसिया ज्वाइंड द ग्रुप, और 1997 में रूस जो है G7 को ज्वाइन करता है, और फिर ये कंट्री काफी लंबे टर्म तक यानी 2014 तक G8 के नाम से जानी जाने लगी। किस नाम से? G8, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, G8। 2014, आप जानते हैं 2014 में रशिया अटैक्ड यूक्रेन। एक प्लेस है क्रीमिया, याद होगा आपको, अजोब सी। अजोब सी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो केरिच स्ट्रेट आता है। केरिच स्ट्रेट से हम ब्लैक सी में आ जाते हैं, और वो केरिच स्ट्रेट आप देखेंगे यूक्रेन को अलग करता है रूस से, या फिर यूक्रेन का क्रीमिया पार्ट है जो रूस को अलग करता है। क्रीमिया बहुत ही एक तरह से मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिग्निफिकेंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो रूस जो है यूक्रेन पे अटैक करके या क्रीमिया को अटैक करके क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है, और जब रूस क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है तो G8 के जितने मेंबर्स थे, अदर मेंबर्स थे जो, वो रूस को G8 के ग्रुप से टर्मिनेट कर देते हैं। तो यहां से रूस का टर्मिनेशन हो जाता है आफ्टर 2014, और फिर ये फॉर्मली G7 के नाम से पॉपुलर हो जाता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। तो करेंटली अभी हम इसे ग्रुप ऑफ 7 कंट्री के नाम से ही जानते हैं। तो अब जैसे हमने G7 के बारे में पढ़ लिया, ऐसे ही हम इसी के साथ G20 के बारे में सीख सकते हैं, और 2025 में G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी इसके बारे में देखेंगे, उसकी थीम क्या थी, इन सबको समझेंगे। तो G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। तो इन द बिगिनिंग 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल थे, लेकिन अभी के डेट में अफ्रीकन यूनियन भी इसमें जुड़ चुका है। तो आप देखेंगे 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन G20, अफ्रीकन यूनियन G20 से जुड़ जाता है। तो G20 अब आप देखेंगे इस तरह से हो जाता है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन एंड प्लस अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। गुड इवनिंग कुणाल। तो G20 में अब आपके पास 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, इस तरह से G20 का ग्रुप बन जाता है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं किस तरह से आप इन 19 कंट्रीज को दिमाग में बैठा सकते हैं। देखो G20 में 19 कंट्रीज हैं आपकी, प्लस आपका यूरोपियन यूनियन है, प्लस आपका अफ्रीकन यूनियन है। अब यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए 19 कंट्री को आप कैसे दिमाग में रखेंगे, तो पहले तो आप अपने दिमाग में रखिए ब्रिक्स को।
सब लोग जानते हैं ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ब्रिक्स इज स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पांच कंट्री आपको ब्रिक्स से याद हो गई। ध्यान रखना ब्रिक्स में 5 कंट्री, तो 5 कंट्री जो ब्रिक्स में आती है वो G20 की मेंबर कंट्रीज हैं, तो 5 कंट्री हो गई। प्लस G7 कंट्रीज अभी आपने देखा, जितनी G7 है तो 7 + 5 12 कंट्री हो गई, बची 8 कंट्री। तो आपके लाइफ का कुछ ना कुछ एम होता है, AIMS, एम्स प्लस तुर्की, याद रखना, एम प्लस तुर्की, एम्स प्लस तुर्की। ए से आपका हो जाएगा अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, आई स्टैंड फॉर इंडोनेशिया, एम स्टैंड फॉर मेक्सिको, एस स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया एंड साउथ कोरिया प्लस टर्की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल 12 कंट्री थी, 7 कंट्रीज ये मिला के आपकी 19 कंट्रीज हो जाती हैं। तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, ये मिला करके आपका क्या बनता है, ग्रुप 20 यानी G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो 22 नवंबर से 23 नवंबर, 22 नवंबर टू 23 नवंबर 2025 में G20 की समिट होती है जोहानेसबर्ग में। कहां पर? जोहानेसबर्ग में समिट होती है, दैट इज इन साउथ अफ्रीका। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि टॉम टी के मैसेज कर रहे हैं सर 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, G21 नहीं हो गया क्या? देखिए टॉम डी के, इसे आज भी हम G20 कहते हैं, और G21 के नाम से पॉपुलर नहीं है, G20 के नाम से पॉपुलर है। अफ्रीकन यूनियन 23 सितंबर को ज्वाइन हुआ, तो बेटर आप इसे G20 के नाम से भी पॉपुलर है ये ऑर्गेनाइजेशन। G21 भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आप इसे G20 के नाम से ज्यादा पॉपुलराइज है, तो उस पर आप फोकस करेंगे। तो जोहानेसबर्ग साउथ अफ्रीका में इसकी मीटिंग हुई। और टॉम टी के एक चीज और है, यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखेंगे तो टोटल 28 कंट्रीज आती हैं। तो अगर आप इस तरह से हर कंट्री को काउंट करने लगेंगे और अफ्रीकन यूनियन की सारी कंट्री को काउंट करने लगेंगे, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, बट एक पॉपुलर नेम है दैट इज G20, उसी के लिए वो पॉपुलर है। तो 19 कंट्रीज, देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया था, G20 इज इक्वल टू 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, एंड लेटर ऑन 2023 को इट बिकम अफ्रीकन यूनियन आल्सो ज्वाइन इट। तो G20 जब मोस्ट पॉपुलराइज 19 कंट्रीज। क्लियर? चलिए, तो G20 समिट जोहानेसबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ। थीम क्या थी इस बार का? सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये इस बार की थीम थी। आप थीम में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपके साथ डिस्कस किया, और उसके करंट में कहां पर मीटिंग हुई थी, ये सारी चीजें। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 6 जनवरी से न्यू ईयर पर ये अब आपका IBE इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में प्रीलिम्स और मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहां से जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।